हमने लास्ट कितने जा रहे हो? बैठ जा, अभी एक बच्चा गया। बेटा इधर ध्यान देना अब। एवरीवन लुक एट द बोर्ड। उधर अब छोड़ दो, इधर ध्यान दो सिर्फ। थोड़ा सा पीछे से बात शुरू करते हैं। हमने कहा था वी आर फाइनली एट अ स्टेज जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इंटरेक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। मैंने कहा पहले लॉजिकली सोचते हैं, एक एटम दूसरे एटम से कैसे इंटरेक्ट करेगा। द फर्स्ट थिंग दैट केम टू अस वाज कि ए प्लस बी से ए बी बन जाएगा। इधर ध्यान। सेकंड थिंग, ए बी होगा, टूट के ए और बी वापस बन जाएंगे। ये इधर इधर है। थर्ड थिंग, ए बी एक बना हुआ है, कोई सी आएगा बी को रिप्लेस कर देगा, दैट्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ थिंग, ए बी और सी डी आएंगे आपस में, ए सी बन जाएगा, बी डी बन जाएगा, दैट्स डबल डिस्प्लेसमेंट। और अभी यही चल रहा था कि जहन में सवाल उठ गया कि आखिर कब ये डिसाइड, किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि एडिशन होगी कि नहीं, डिकम्पोजिशन होगी कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं। क्या हमेशा ऐसा हो जाता है? तो वहां हमने पहले सबसे पहले ये डिटरमिन किया कि यार हमें ना इसके लिए वो जो डिसाइडिंग फैक्टर है, उसके लिए हमें एक पार्टिकल कोलिजन थ्योरी को अंडरस्टैंड करना होगा। किसी साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है और हमने इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, और आजकल के जमाने में तो एक्सपेरिमेंट्स ये बात साबित कर रहे हैं। क्या? पार्टिकल्स हर टाइम मूव करते हैं, उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, जितनी ज्यादा होती जाती है उतने वो मूव करते जाते हैं, जितना मूव करते रहते हैं उतने कोलिजन होते रहते हैं, जितना कोलाइड करते रहते हैं उतना चांस ऑफ रिएक्शन होता रहता है। इससे साबित होता है एक खास लेवल पे जाके एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, जहां पे जाके ये रिएक्शन होता है। उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फिर हमने साइड नोट भी लिखा। हमने कहा यार हमें ना ये कब कब और कैसे कैसे होना है, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होती है, ये डिटरमिन करने के लिए ना हमें पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा एक बार। क्या चीज है जो लोगों को मुतहर्रिक करती है एलिमेंट्स को कि हमने रिएक्ट करना है या नहीं, सब्सटेंसेस को, ये क्या चीज है जो सब्सटेंसेस को मजबूर करती है रिएक्ट करने पे। तो उसके लिए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, यार इसमें ऐसा क्या है कि ये रिएक्ट करता है। तो हमने पीरियोडिक टेबल की एक डिफरेंट बेसिक सी डेफिनेशन रिकॉल की थी कि ये अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। और फाइनली हमने लिखा था कि इसको हमने ग्रुप्स में लिखा है। मिनरल, याद है ना, ग्रुप्स में किया है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। काइनेटिकल काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, खैर ये पहले से हमने देखा था, ये सजेस्ट करती है कि हमेशा पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा चलें पहले एक नजर पार्ट पीरियोडिक टेबल को देख लेंगे। मैंने आपको मशवरा दिया हुआ है, प्लीज एक पीरियोडिक टेबल आपके स्टडी टेबल पे लगा होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कहीं से, असल में कुछ चीजें पाकिस्तान में उस तरह से पढ़ने का रिवाज नहीं है ना, तो कुछ चीजें पाकिस्तान में एक्वायर करना मुश्किल है। जैसे बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल एक यहाँ कहीं लगा होना चाहिए, मुझे अपना ही बनवा के लगाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो दिन में यहाँ कहीं पीरियोडिक टेबल भी लगवा देता हूँ। लेकिन फिर मसला ये है, जिस तरह का मैं लगवाना चाहता हूँ वैसा डिजाइन खुद करना पड़ेगा। खैर कोई लुक इनटू दैट। क्या चाहिए बेटे आप दोनों की? वो कुछ है आपस में मसला? हाँ, वर्कशीट चाहिए, नोट चाहिए आपको? हाँ जी, वो आपको प्रिंट आउट मिल जाता है। तो हमने कहा अपना पीरियोडिक टेबल जो आईजीसीएससी में जिसको देखना है, हमें आईजीसीएससी में हमारे सिलेबस में क्या है, उन्होंने कहा पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए, आपको ग्रुप वाइज आइडेंटिटी, आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नोबल गैसेस क्या होती हैं। तो हमने तीन कलर कर लिए, लाइट ब्लू, येलो और पर्पल, लाइट पर्पल सा कलर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमने एक और ग्रीन कलर से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हाईलाइट कर लिए। तो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है पहले 20 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आती होनी चाहिए, हमने रेड करके हर बॉक्स में से निकाल लिया कि हमारा ये सिलेबस का हिस्सा है एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज सबकी पता होनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो रेड के अंदर आपको नजर आ रहे हैं उनकी पता होनी चाहिए। तो हमने फिर ग्रुप वन, उसने सिलेबस में आपको दिखाया था, उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया ग्रुप वन की आपको प्रॉपर्टीज पता नहीं है, तो पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप वन निकाल लिया, स्टडी कर लिया। और हमने देखा कि ग्रुप वन जो है ये ग्रुप सेवन के साथ, या किसी, ये ग्रुप वन जो है ये पानी के साथ, सॉरी, रिएक्ट करता है। पानी के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, और दो चीजें बन जाती हैं, और हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि देखिए एच ओ एच था, किसी एक एच को हटा के उसकी जगह पे ये आ गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गई, साथ H2 बाहर निकल गई। दैट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? तुमने देखा ग्रुप सेवन है,
ग्रुप 7 हमने देखा कि उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा के देख लेते हैं। हाइड्रोजन से जब भी रिएक्ट करता है एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? ग्रुप 7 को हमने कहा था हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस होते हैं तो इसका मतलब है सॉल्ट फॉर्मर्स हैं। ये किसी भी मेटल के साथ मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं वो एक सॉल्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? यही हमने ये आइडेंटिफाई किया था। इनमें से वो एलिमेंट्स जो हमारे सिलेबस के हिस्से हैं उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी साथ साथ स्टडी कर लें। और यहाँ हमने वो डिसाइडिंग फैक्टर डिस्प्लेसमेंट क्यों होगी, डिस्प्लेसमेंट क्यों होगी, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। भाई रिएक्टिविटी की बेसिस पे। किसी बेसिस पे? मेटल्स के अंदर डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। मेटल्स में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, यानी ऊपर वाले से ज्यादा रिएक्टिव नीचे वाला है। और नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, ऊपर से नीचे जाते जाए रिएक्टिविटी। और हमेशा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को। फिर आ गए हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। हमने कहा इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, क्योंकि इनका बिहेवियर ट्रांस है। ट्रांस इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कभी एक चार्ज शो करते हैं, कभी दो, कभी तीन। ये ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के दरमियान में होते हैं, सारे मेटल्स होते हैं। ये कैटलिस्ट का तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है हमने आइडेंटिफाई किया था, वो जो पहले कहा था रिएक्शन के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। पुत्र तेरा क्यों नहीं 100% ध्यान होता है इधर यार? तू छोड़ क्यों नहीं देता अकेडमी? पढ़ाई छोड़ बढ़ के तू मैट्रिक में वापस चला जा। इनके कंपाउंड्स कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? वो जो हमने पहले कहा था एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा था, ये उस एनर्जी को कम कर देते हैं। यानी एक मियाँ बीवी की लड़ाई होने के लिए एक खास रेड लाइन क्रॉस होनी चाहिए। वो आपने टॉम एंड जेरी में देखा था। वो एक एपिसोड में क्या होता है, जो कुत्ता होता है स्पाइक, उसकी साथ रस्सी बंधी होती है, तो टॉम एक जगह पे लाइन लगा लेता है कि ये इससे आगे नहीं जा सकता। तो वो आगे वो उसको मारता है। वो कुत्ता आगे से चिल्ला के उसको मारने की कोशिश करता है, तो टॉम उसी लाइन के पीछे खड़ा हो जाता है और बड़े रिलैक्स होके, और उसको मारी जाता है, मारी जाता है। कुत्ता तो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। टॉम जरा दाएं में काम चेक करा ना। थोड़ी देर में क्लास आइडेंटिफाई, मेरी क्लास को है 20-25 मिनट लगे, सर सलमान को चेक करा लो। तो टॉम इधर उधर होता है, तो स्पाइक क्या करता है, उस लाइन को वहां से रेज करके पीछे कर देता है। तो टॉम उसी मूड में आता है वापस, उसी लाइन के आगे खड़ा होकर फिर उसको मारता है। अब स्पाइक उसको पकड़ लेता है। एपिसोड आपने देखा हो। ये भी एक्टिवेशन एनर्जी, एक खास लेवल नहीं ना, जब तक हिट होता है एनर्जी का तब तक रिएक्शन नहीं होगा। ये उसको लेवल को पीछे खींच लाते हैं। वो है कि इससे कम एनर्जी में इनके कोलिजन में रिएक्शन हो जाए। तो इनके कंपाउंड्स के हमने नाम लिखे थे। ये नाम आपको याद हो जाएंगे जब हम आगे जाके मजीद रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है बेटे। मानूर और अनम, आपका ध्यान इधर है मेरी तरफ। यहाँ आप देखेंगे कि इस जगह पर ये आयरन के साथ यहाँ एक स्टार लगा हुआ है, और यहाँ एक हैश टैग लगा हुआ है। प्लीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्टार लगा हुआ है बेटे, मैं इसको री हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो स्टार है बेटे, ये स्टार बेसिकली आयरन के लिए है। किसके लिए? ये ऐसा नहीं है कि आयरन ऑक्साइड के लिए या हैबर्स प्रोसेस के लिए है। इसी तरह जो हैश टैग है बेटे, ये हैश बेसिकली एल्यूमिनियम के लिए लगा हुआ है। ये लिखने में रिवाज है, आप फुट नोट कोई जारी करते हैं तो ऊपर जो आपने मजीद बात बतानी होती है वहां एक नंबर या कोई निशान डाल देते हैं, नीचे वो बात बता देते हैं। आयरन के बारे में देखिए, यहां से वो हमारी आज नई बात शुरू हो रही है। आयरन बेटे जब भी रिएक्ट करता है ना ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है, ये एक पोरस, फ्लेकी और डिस्ट्रक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बनाता है। बेटा इधर तवज्जो रखनी प्लीज। पोरस का क्या मतलब है? उसके अंदर मजीद पानी दाखिल हो सकता है। उसके अंदर इतने छोटे होल्स बन जाते हैं जिनमें से पानी मजीद अंदर दाखिल, यानी उसके टॉप पे एक लेयर बनती है जिसमें नजर आ रहा होता है होल्स होते हैं छोटे छोटे। वैसे ही होल्स जो अगर आप अपना बाजू थोड़ा सा ऊपर करें अपनी स्किन पे देख सकते हैं। बाजू की स्किन पे आपको नजर आते हैं ना होल्स, कि नहीं नजर आते? थोड़ा ऊपर करो बाजू को। नहीं नजर आते आपको? पोर्स नहीं नजर आते? होते तो शक्ल शीशे में गौर से देखी जाए पोर्स नजर आ जाते हैं। नहीं नजर आते आपको पोर्स? टांग पे देख लें, हर जगह जहां से बाल निकलता है वहां ही होते हैं पोर्स। इसी तरह के पोर्स आपको नजर आते हैं। और ये फ्लेकी होती है, यानी कि आप इसको हम आम जुबान में पता क्या कहते हैं? रस्ट। क्या कहते हैं?
उर्दू में जिसको जंग कहते हैं, यानी ये भुरती रहती है, टूटती रहती है, डिस्ट्रक्टिव लेयर है। जैसे जैसे ऑक्साइड आयरन के साथ रिएक्ट करती जाए, आयरन जैसे जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये लेयर बनती जाएगी और अंदर ही अंदर लोहे को खाती जाएगी। है तो कोई प्रॉब्लम? एप्पल की एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास एक एप्पल हो, इफ आई हैव एन एप्पल, और मैं दरमियान से एप्पल काट दूं, आपको पता है थोड़ी देर बाद क्या होगा? ब्राउनिश हो जाएगा। अगर मैं फिर एक और कट लगाऊं उस ब्राउन वाले पार्ट के और बाकी के दरमियान में, फिर एक कट लगा दूं, तो नीचे से जो पार्ट निकलेगा क्या वो भी ब्राउनिश होगा? वो क्यों नहीं ब्राउनिश? इसका मतलब है सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में रिएक्शन हुआ है, अंदर वाले पार्ट में रिएक्शन। वो ब्राउनिश पता क्यों होता है? एप्पल के अंदर होती है आयरन। एप्पल के अंदर होती है आयरन। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, आयरन ऑक्सीजन के साथ, और वो रेडिश ब्राउन सा सब्सटेंस बन जाता है। जंग भी जब लोहे को लगता है यही रेडिश ब्राउन कलर होता है। इसका मतलब है रिएक्शन जो, जिस पार्टिकल का कोलिजन होना है उसी से रिएक्शन होना है ना। रिएक्शन किस पार्टिकल से होना है? जिसके साथ कोलिजन होना है। तो सेब के ऊपर वाले सरफेस पे कोलिजन हो रहा है कि अंदर वाले सरफेस पे? तो वो रिएक्शन भी। इसी तरह लोहे का आप पीस ले तो उसके जंग बाइंड लगेगा ना, क्योंकि पार्टिकल्स बाइंड टकरा रहे हैं। लेकिन वो होती है पोरस, क्या होती है? उसमें होल्स बन जाते हैं, तो वो अंदर तक पार्टिकल्स जाते हैं रिएक्ट करने के लिए। पानी अंदर जाके लगता है, एयर लगती है अंदर जाके, और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता रहता है और वो अंदर से खोखला हो जाता है। और वो अंदर से, यहां तक कोई प्रॉब्लम? लेकिन इसके मुकाबले में वी हैव एल्यूमिनियम। इसकी भी बेटा जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो कुछ चीज बनती है, लेकिन बेटे वो नॉन पोरस होती है। वो क्या होती है? अब आप सोचें, अगर बाहर वाली लेयर रिएक्ट कर गई है लेकिन वो नॉन पोरस है, तो क्या बाहर से हवा और पानी अंदर दाखिल हो सकते हैं? क्या बाहर से हवा और पानी अंदर दाखिल हो सकते हैं कि नहीं बेटे? मैंने लागो ध्यान इधर नहीं है ना फिर पुत्र, तो फिर रिजल्ट भी तो सिफर ही होना है पुत्र। अगर बाहर एक लेयर बनी है और वो लेयर नॉन पोरस है, वो लेयर कैसी है? यानी उसमें कोई सुराख नहीं है, तो क्या रास्ता है हवा और पानी के अंदर दाखिल होने का? क्यों उमर शयान? है या नहीं? नहीं है ना। तो जब हवा अंदर जाने का रास्ता नहीं है तो मजीद अंदर रिएक्शन हो सकता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बनती है, एल्यूमिनियम के बाहर जब रिएक्शन से एल्यूमिनियम Al2O3 जब बनती है, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। वो कौन सी लेयर बन जाती है? अब वो लेयर प्रोटेक्टिव बन जाती है। जब वो प्रोटेक्टिव लेयर है तो अंदर तक रिएक्शन नहीं, एल्यूमिनियम की बनी हुई बॉडी इसलिए बच जाती है। जी। हम्म। ठीक है। हम्म, वो फ्लेकी नहीं है ना। प्रोटेक्टिव इसलिए देखो यार, लफ्ज लिखा ऊपर, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ देखो प्रॉब्लम। इसका मतलब है आयरन की रस्टिंग हो तो वो आयरन के लिए नुकसानदेह है, एल्यूमिनियम की हो तो वो उसके लिए नुकसानदेह। रस्टिंग कहती है उसको है जो वो नुकसानदेह वाला पार्ट बन जाता है। क्या हमें आयरन की अगर रस्टिंग होती है, हमारा लोहे का गेट होता है, इसको रस्ट लग सकती है कि नहीं? लग जाएगी तो वो नीचे से टूट जाएगा, चोर दाखिल हो सकता है कि नहीं? गाड़ी के अंदर लोहा लगा होता है, रस्ट लग सकती है, खराब हो सकती है। तो क्या हमें इसके बचाने का कोई हल नहीं सोचना चाहिए? तो फिर इसके बचाने का हल तभी पता लगेगा ना जब हमें पता लगेगा कि ये होती क्यों है। जब हमें पता लगेगा कि ये होती क्यों है, ये भी करा के आया ना इसको इसलिए पता है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है? सवाल प्लीज इधर तवज्जो। किस चीज का एक्सपेरिमेंट है? देखना है कि रस्टिंग होती क्यों है, देखना है कि रस्टिंग, पता लगेगा वजह तभी तो रोकेंगे। वजह पता लगेगी तभी तो रोकेंगे ना। मैं चाहता हूं कि सरदर्द बंद हो जाए। उत्तर तुझे क्यों नहीं समझ आती? इसने नहीं पेपर देना है, तूने पेपर देना है, तूने फेल होना है। उसका सिफर भी आ रहा हो ना तो उसकी क्या परवाह, उसने इस्लामाबाद पाक स्टडीज का पेपर देना, तूने फिजिक्स केमिस्ट्री का देना। तुझे समझ नहीं आ रही, तेरी जिंदगी तबाह हो रही है इस तरह से। कर ले उसके साथ मजाक, कर ले जाया कर साथ, उसको खेलता रहा, अगर सही रहा उसके साथ। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है बेटे ऑक्सीजन और दूसरी है पानी। पहली है ऑक्सीजन और दूसरी है
पेपर में सवाल आता है ये एटीपी में, कैसे पता करेंगे आप? अच्छा, मैंने चेक करना है आपसे कि आप पर ये सफेद रोशनी का असर होता है कि नहीं। फर्ज करें मैंने चेक करना है, एक और चीज तरीके से करते हैं। मैंने चेक करना है, मेरे पास 3 डिफरेंट तरह की क्रीमें पड़ी हुई हैं घर में। मैंने चेक करना है तीनों में से किससे रंग गोरा होता है। कैसे चेक करूंगा? तीनों इकट्ठी लगा लूं, या तो आधे आधे हिस्से पे लगा लें, देख लें कौन सा हिस्सा सफेद होता है। या एक दिन वो लगाएं, दूसरे दिन वो, तीसरे, देयर विल बी वे ना। लेकिन आप देखिए, मैं किसी ना किसी चीज को कांस्टेंट जरूर करूंगा, कि ये नहीं मैंने चेंज करनी है। जिस चीज को चेक कर रहा हूं उसके अलावा बाकी सब चीजों को कांस्टेंट करूंगा। एग्जाम्पल, आप लोगों ने चेक करना होता लिपस्टिक का शेड। तो क्या ऐसा होता है कि एक लिपस्टिक यहां लगा के देखी तो दूसरी यहां लगा ली, तो तीसरी यहां लगा ली, तो चौथी यहां लगा ली? नहीं ना। आप चाहते हैं एक ही जगह पे तीनों लगा के देखें, क्योंकि वहां पे स्किन की टोन चेंज एक ही हाथ के हिसाब, या क्या देखें, या औरत हथेली को सीधा करेगी और यहां तीनों शेड्स चेक कर रही होगी, या उल्टा करेगी और उल्टे हाथ पे तीनों शेड्स चेक कर। ऐसा नहीं होगा एक शेड उल्टे हाथ पे चेक करे और एक सीधे पे। क्यों? क्योंकि जब वो शेड्स को कंपेयर कर रही है तो वो चाहती है बेस में एक ही जैसी ग्राउंड हो स्किन की। फाउंडेशन भी ऐसे ही चेक करते हैं। सुने सुने प्लीज जी। बेटा, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, एक तो कि मुआशरे में क्या चल रहा है, और दूसरी बात ये एटीपी है। मैंने इसीलिए तो आपको शुरू में कहा था, जितनी अच्छी साइंटिस्ट आपकी मदर है कोई भी नहीं है, सिर्फ उसको पता नहीं है क्या वो साइंटिस्ट है। हर वो माँ जो घर के काम करती है वो साइंटिस्ट है, क्योंकि ये सारे केमिस्ट आपने लैब में यही चीजें तो करनी है। आपको मैं बता ये रहा हूँ कि अब हमने चेक करना है कि एयर का क्वेश्चन आएगा एटीपी में, चेक करें जी हवा का असर रस्टिंग में, हवा जरूरी है रस्टिंग के लिए कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? एक दफा आप हवा में रख के देखेंगे किसी चीज को, दूसरी दफा उसको वहां से, बाकी सब चीजें सेम रखेंगे, एक चीज चेंज करेंगे, हवा है हवा नहीं है। पानी चेक करना है, पानी है पानी, बाकी सब सेम रखना पड़ेगा। समझ आ गई बात? तो हमने दो चीजें चेक करनी है, पानी और हवा। हमने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब्स ले ली। ये हमेशा अनसीन पेपर आता है, तरीका यहां से सीख लिया, ऐसा होता है क्वेश्चन। हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ले ली भाई, तीनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने सब कुछ सेम कर दिया। देख लीजिए, पहले वाले में हमने नेल्स डाल दी, नीचे कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। क्यों? ताकि अगर हवा में कोई पानी है, ये प्रॉपर्टी कहीं और पढ़ने की है कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हवा का पानी सक कर लेती है। ठीक है, ये कहीं और पढ़ने की प्रॉपर्टी है, इसलिए यहां सिर्फ समझ लें। हमने नीचे कैल्शियम क्लोराइड, आपने देखा नहीं वो अक्सर आप कोई प्रोडक्ट निकालते हैं तो अंदर वो एक व्हाइट कलर की पोटली सी होती है छोटी, जिसमें गोलियां होती हैं, वो ये कैल्शियम, क्योंकि नमी अगर आप सक कर लेंगे तो आपका फल खराब नहीं होगा। फल की पेटी आती है ना, उसमें ये गोलियां रखी होती, क्यों? यहाँ सूटकेस नया खरीदते हैं, वो खराब किससे होता है? नमी की वजह से खराब होता है। तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जब ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है नमी को, तो उसके खराब होने के चांस। तो हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया इधर, और साथ एक कील रख दिया, आयरन का बना हुआ कील। अब इसको क्या अवेलेबल है? इसको ड्राई एयर अवेलेबल है, यानी ऑक्सीजन इसको अवेलेबल, H2O अवेलेबल नहीं है। हवा अवेलेबल है, पानी अवेलेबल। दूसरी टेस्ट ट्यूब देखें, इसको बॉइल्ड वाटर में डाल दिया। किसमें डाल दिया? और बॉइल्ड वाटर का मतलब है बबल्स बन के हवा बाहर निकल गई जितनी भी, और इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर लगा दी है। किसकी लेयर लगा दी है? क्यों? क्योंकि ऑयल आएगा तो ऊपर से हवा पानी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। ऑयल ड्रॉप जी, क्या क्या होता है? इंसुलेशन का लिखा हुआ है वैसे इधर। इंसुलेशन होता है किसी चीज को कवर देना, जैसे तार है ना नंगी होती तो इसको करंट लगता ना, हमने ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दिया, इंसुलेशन दे दी है। Oh, तो this अब isn't insulin. हवा नहीं आ सकती। नहीं बेटे, दिस इज, हवा नहीं अंदर आ सकती। तो इसका मतलब है अब पहली टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, वाटर से नहीं। दूसरी वाटर से कनेक्टेड है, वाटर से कांटेक्ट है, ऑक्सीजन से। तीसरी टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन भी है और पानी भी है, ऑक्सीजन भी और। आप थोड़ी देर बाद चेक करें, सबको पड़ा रहने दें सेवरल डेज के लिए, हर दिन चेक करें, और हम देखते क्या है कि सिर्फ ना पहली में कहीं रस्ट लगती है, ना दूसरी में रस्ट लगती है, तीसरी में रस्ट लग जाती है। देख रहे हैं ये कील ब्राउन हो रहा नीचे से। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ रस्टिंग रिक्वायर्स एयर एंड वाटर। क्या रिक्वायर करती है? अब हमें पता है कि प्योरली आयरन थी पहले, हमें पता है उसको O2 मिली है, हमें पता है उसको H2O मिली है,
अब हमने बैलेंस करके रिएक्शन कराने की कोशिश करिए। ये बेटा हमारी रस्ट का फॉर्मूला है केमिकल। ध्यान That's से a कुछ lot प्रॉब्लम? to revise. पता नहीं आपने क्या कहा था, दोबारा कह लो प्लीज। I just said that's a lot to revise. हम्म। ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Okay. अब अगर प्रोग्रेस, अगर हो गई है रस्ट, तो रोके कैसे? कोई तरीका हो ना जिन्हें रोकने का। पहला तरीका सबसे आसान, यूज सॉफ्ट प्रोटेक्टिव लेयर विद विच प्रिवेंट्स, जो एयर और पानी को टच ही ना करने दें। हम क्या करते हैं, गेट के ऊपर पेंट करते हैं। गेट के ऊपर क्या करते हैं? गेट के ऊपर हमेशा ऑयल पेंट किया जाता है। वो पेंट नहीं किया जाता जो हम दीवार पे डीको नहीं करते। जो दीवार पे हम प्लास्टर के ऊपर व्हाइट नहीं चूना फेरते, वो नहीं पेंट पे, वो गेट पे नहीं फेरा जाता। गेट पे प्रॉपर ऑयल पेंट होता, राइट? क्यों? ताकि ना उसको पानी लगे। पानी तो आपके घर में सफाई होती होगी तो पानी तो गेट से टकराता होगा, लेकिन वो गेट से नहीं टकराता, ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर से टकराता है। पानी गेट से नहीं टकरा रहा ना, प्रोटेक्टिव लेयर से हाँ, अगर पेंट उखड़ जाएगा तो वो पेंट फौरन नहीं हुआ, और पानी और हवा उसको लग गए, रस्ट शुरू। इसलिए गाड़ियों को या गेट्स को रस्ट जब लगती है तो इसलिए लगती है कि कहीं पेंट उखड़ गया, नहीं पता लगा, नहीं ध्यान किया, और वहां पानी और हवा लग गया। पेंट से हम करते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग भी आजकल गाड़ियों पे आई हुई है। वो कौन सी कोटिंग है बकर? पीपीएफ। पीपीएफ क्या, इसको फुल फॉर्म क्या है? पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। जैसे आप लोग एक फिल्म है वैसे ही पेंट प्रोटेक्ट। ग्रीस ऑयल वगैरह लगा देते हैं हम। गैल्वेनाइजिंग कोई चीज है बेटा। ये क्या होती है गैल्वेनाइजिंग? गैल्वेनाइजिंग में आपको समझा देता हूँ क्या होता है। अभी हल्का सा ब्रीफ दूंगा प्रॉपर, इसके ऊपर बाद में डिटेल में पढ़ेंगे हम। गैल्वेनाइजिंग ये होती है बेटे कि आपने कभी फिल्मों में देखा है कि फायरिंग चल रही है तो एक आदमी गोलियां चला रहा है, धड़ 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 धड़, तो सामने से फायरिंग शुरू हो जाती है तो वो अपने दोस्त को पकड़ के आगे कर देता है। देखा है कभी ऐसा होता है फिल्मों में कि इसको गोलियां लगे मुझे ना लगे? नहीं देखा? यू डोंट वॉच रियलिस्टिक फिल्म्स। तो या चलो दुश्मन के बंदे को पकड़ के आगे कर देता है गोलियां लगने के लिए। दैट्स गैल्वेनाइजिंग। आयरन के साथ हम एक और एलिमेंट्स जिंक को ऐड कर दिए। जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव। तो क्या होता है, जो हवा और पानी लगता है वो आयरन के साथ अपना रिश्तेदारी बना रहा होता है, जिंक बीच में कूद पड़ता है, ओए इसको छोड़ मेरे साथ रिश्तेदारी कर। तो वो जिंक ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है, वो आयरन को बचा लेती है। यूजिंग ये सैक्रिफिशियल मैथ जिसको कहते हैं। यूजिंग एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? हम आयरन के साथ वैसी कोई और चीज में डिफरेंट टाइप। स्टील को उस तरह रस्ट नहीं लगती जितनी जल्दी आयरन को लग जाती है। यहाँ से कोई कंफ्यूजन? वी क्लियर ऑन दिस? यहाँ से आगे इंशाल्लाह वी गोना स्टार्ट टुमारो। Okay. Allah Hafiz, Fima.